आज मैं रिटायर हो रही हूँ। कुनकुनी धूप जाड़े में तन को कितना चैन देती है, यह कड़कड़ाती ठंड के बाद धूप में बैठने पर ही पता लगता है। मेरी चचिया सास ने अचार मसाले सब धूप में रख दिए थे। खाट बिछाकर अपने सिरहाने पर तकिया का अंबार भी लगा लिया था, चादरें कंबल और क्या क्या। चाची, लगता है आज सारी की सारी धूप आप ही समेट ले जाएंगी। पूरा घर ही बाहर बिछा दिया है आपने। और नहीं तो क्या, हर कपड़े से कैसी गंध आ रही है, सब गिला गिला सा लग रहा है। बहू से कहा सब बाहर बिछा दे, अंदर भी अच्छे से सफाई करवा ले। दरवाजे खिड़कियाँ सब खुलवा दिए हैं, एक बार तो ताज़ी हवा सारे घर से निकल जाए। सुबह से मुगल धूप जलने की तेज़ सुगंध आ रही है। मैं सोच रही थी कि पड़ोस के गुप्ता जी के घर जाकर किसी का जन्मदिन होगा, सो हवन करवा रहे हैं, तो आपने ही हवन सामग्री जलाई होगी। कल तेरे चाचा भी कह रहे थे कि घर में हर चीज़ से महक आ रही है। सोचा आज हर कोने से सामग्री जला ही दूँ। सलाइयाँ लिए स्वेटर बुनने के लिए मस्त हो गई चाची। उन उंगलियाँ जिस तेज़ी से सलाइयाँ के साथ चलती है, हमारी सारी खानदान हैरान रह जाती है। बड़ी फुर्ती से चाची हर काम करती है। रिश्तेदारी में किसी के भी घर बच्चा पैदा होने की खबर हो तो बच्चे का स्वेटर चाची पहले ही बुनकर रख देती है। दूध के पैसे देने जाती है तो स्वेटर साथ होता है। 60-65 के आसपास तो उनकी उम्र होंगी ही, फिर भी लगता नहीं है कि कभी थक जाती होंगी। उनकी बहू और मैं हम उम्र है और हमारे बीच में अच्छी दोस्ती भी है। हम कई बार थक जाते हैं और उन्हें देखकर अपने आप पर शर्म आ जाती है कि क्या कहेगा कोई, जवान बैठी है और बुढ़िया हड्डियाँ घिसती रहती है। चाची आप बैठ जाओ ना, हम कर तो रही है, हो जाएगा ना, ज़रा चैन तो लेने दो। चैन क्या होता है बेटा, आधा काम करके भी कभी चैन होता है। बस ज़रा सा ही तो रह गया है, बस हो गया समझो। माँ, तुम कोई भी काम मिशल लेकर मत किया करो, तुम तो बस करो या मरो के सिद्धांत पर काम करती हो। कल दिन नहीं चढ़ेगा क्या? बाकी काम कल हो जाएगा ना, या सारा आज ही करके सोना है? कल किसी ने देखा है बेटा? कल आए ना आए, कल का नाम काल। कैसे मनहूस बातें करती हो माँ। चलो छोड़ो, भाभी और निशा कर लेंगी। विजय भैया चाची को खींच कर ले जाते हैं, तब कहीं उनके हाथ से काम छूटता है। आज 15-20 दिन के बाद धूप निकली है और चाची सारा का सारा घर ही बाहर ले आई है। निशा के माथे के बल आज कुछ गहरे लग रहे हैं। सर्दी की वजह से उसकी बाह में कुछ दिन से काफ़ी दर्द चल रहा था। घर का ज़रूरी काम भी वह मुश्किल से कर पा रही थी, ऊपर से बच्चों का टेस्ट भी चल रहा है। सारी की सारी रसोई और सारे के सारे बिस्तर बाहर ले आने की भला क्या ज़रूरत थी? धूप कल भी तो निकलेंगी। लोहड़ी के बाद तो वैसे ही धूप ही होती है। सुबह तो सामान मेहरी से बाहर रखवा लिया, शाम को समेटते समय निशा की शामत आएंगी। दुखती बाह से निशा रात का खाना बनाएंगी या भारी रज़ाइयाँ और गद्दे उठाएंगी। कैसे होगा उससे? कुछ कह नहीं पाएंगी। सास को और गुस्सा निकालेंगी, बच्चों पर या विजय भैया पर। मैं जानती हूँ आज चाची के घर परेशानी होगी। बिस्तर तो परसों भी सूख जाते या 4 दिन बाद भी। टेस्ट को कैसे रोका जाएगा? और वही हुआ भी। दूसरे दिन निशा धूप में कंबल लेकर लेटी थी और चाची उखड़ी उखड़ी थी। क्या हुआ चाचे? निशा की बाह का दर्द कब नहीं हुआ क्या? कल 4 बिस्तर तो उठाने पड़े। बस हो गई तबीयत खराब। चाची उसकी बाह में तो पहले से ही दर्द था, आपने इतना झमेला डाला ही क्यों था? आप समझती क्यों नहीं है? ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना तकिया या रज़ाई ले आती। जोश जोश में आप निशा पर कितना काम लाद देती है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अब घर के काम में ज़्यादा दिलचस्पी लेना आप छोड़ दीजिए, अपनी बहू को उसके हिसाब से सब करने दीजिए, पर मानती ही नहीं है आप। मैंने कान में धीरे से फुसफुसा कर कहा। चाची ने गौर से मुझे देखा।
मैं दावा कर सकती हूँ कि चाची के साथ भी मेरा मित्रवत व्यवहार चलता है। तकियानुसी नहीं है चाची, और ना ही अक्खड़। समझाओ तो समझ भी जाती है। अब उसकी बाह हो तो और दुख गई है ना। आपने इतना बखेड़ा कर डाला, एक बिस्तर सुखा लेती। आज भी तो धूप है ना, कुछ आज भी हो जाता। सुनती रही चाची, फिर धीरे से उठकर नीचे चली गई। वापस आई तो उनके हाथ में लहसुन जला गर्मा गर्म तेल था। निशा उठ बेटा। चाची ने धीरे से निशा का कंबल खींचा। उठकर बैठ गई निशा। उन्होंने उसकी बाह में कसकर मालिश कर दी। तुमने बताया क्यों नहीं? बाह में दर्द है, मैं बादाम सोट का काढ़ा बना देती। अभी नीचे गैस पर चढ़ा कर आई हूँ। रम्या को समझा आई हूँ कि उसे कब उतरना है। अब गर्मा गर्म पिएंगी तो रात तक दर्द गायब हो जाएगा। मैं कनखियों से देखती रही। निशा के माथे के बल धीरे धीरे कम होने लगे थे। रात को खिचड़ी बना लेंगे, चाची बोली। तेरे पापा को भी अच्छी लगती है। सास बहू की मनुहार मुझे बड़ी प्यारी लग रही थी। निशा चुपचाप काढ़ा पी रही थी। मेरे सास ने नहीं, और इन दोनों को देखकर अक्सर मुझे यह प्रश्न सताता है कि अगर मेरी सास होती तो क्या चाची जैसी होती या किसी और तरह की। मुझे याद है मेरे बेटे के जन्म के समय मुझे खुद पता नहीं कि चाची क्या क्या पिला दिया करती थी। मैं मना करती थी तो चपस सिर पर सवार रहती। खबरदार, फालतू बात मत करना। चाची इतना क्यों खिलाती हो? मेरे सास कहा करती थी, बहू और घोड़े को खिलाना कभी व्यर्थ नहीं जाता। तू चुपचाप खा ले, जो भी मैं खिलाऊंगी। घोड़ा और बहू एक कैसे हो गए चाची? घोड़ा ताकतवर होगा तो ज़्यादा बोझ उठाएगा, और बहू ताकतवर होगी तो बीमार कम पड़ेंगी, और बीमार कम पड़ेंगी तो बेटे की कमाई दवा पर कम लगेंगी और कामों में ज़्यादा। सेहतमंद बहू के बच्चे सेहतमंद होंगे और घर की बुनियाद मजबूत होंगी। सेहतमंद बहू ज़्यादा काम करेंगी तो घर के ही 4 पैसे बचेंगे ना। अरे, बहू को खिलाने के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। आपकी सास आपको बहुत खिलाती थी क्या? तेरी सास नानू कर कहती रहती थी। खाने पीने में नकारी इसलिए तो बीमार रहती थी। मुझे देख, मैं अपनी सास का कहना मानती थी, इसलिए आज भी भाग भाग कर सब काम कर लेती हूँ। चाची अपनी सास को बहुत याद करती है। अक्सर मैंने इस रिश्ते को बदनाम ही पाया है। सास भी कभी प्यार कर सकती है? यह सदा एक प्रश्न ही रहा है। पराया खून और पराई संतान, पर किसी को प्यार कम ही आता है। मुझे याद है जब निशा इस घर में आई थी तब मेरी शादी को 2 साल हो चुके थे। चाचा चाची अपने दोनों बेटियां ब्याह कर अकेले रह रहे थे। विजय की नौकरी तब बाहर थी। हमारी कोठी बहुत बड़ी है। आमने सामने 2 घर है, बीच में बड़ा सा आंगन, पूरे घर पर एक ही बड़ी सी छत। मेरी भी 2 ननदें ब्याही हुई है और पापा की छत्र छाया में मैं और मेरे पति बड़े ही स्नेह से रहते हैं। चाचा चाची का बड़ा सहारा है। विजय भैया शादी के बाद 2 साल तो बाहर ही रहे। अब इसी शहर में उनकी बदली हो गई है। निशा के आने तक चाची ही मेरी सास थी। मेरी दोनों ननदें बड़ी है। इस घर में क्या माहौल है क्या नहीं मुझे क्या पता था। मन में एक डर सा था। बिना औरत का घर है, पता नहीं कैसे कैसे संभाल पाऊंगी। नंदे ब्याही हुई थी, उनका भी अधिकार मित्रवत न होकर शुरू में रोबदार था। चाची कम दखल देती थी, लड़कियों को अपनी करने देती थी। कुछ दिन ऐसा ही चल रहा था। फिर एक दिन पापा ने ही मुझे समझाया था, मुझे अपने घर में लड़कियों का ज़्यादा दखल पसंद नहीं है, इसलिए तुम ज़रा बात के लिए उनका मुंह मत देखा करो। तुम्हारी चाची है ना, कोई भी समस्या हो, कुछ भी कहना सुनना हो तो उनसे पूछ लिया करो। लड़कियां अपने घर में है, जो चाहे सो करे। मेरे घर में तुम हो, मेरी छोटी भाभी है, एक तरह से वो भी मेरी बहू जैसी ही है। फिर क्यों कोई बाहर वाली हमारे घर के लिए कोई भी निर्णय ले। मेरा हाथ पकड़कर पापा चाची की रसोई में ले गए। सिर पर पल्ला खींच चाची ने अपने हाथ का काम रोक लिया था। बीना,
आज से इसे तुम्हें सौंपता हूँ। तुम ही इसकी माँ भी हो और सास भी। बरसों बीत गए हैं, मुझे वो क्षण आज भी याद है। चाची ने गुलाबी रंग की सफ़ेदी किनारी वाली साड़ी पहन रखी थी। माथे पर बड़ी सी सिंदूर बिंदिया। तब चाची पुरिया तल रही थी। आटा छींटकर परात से बाहर जा गिरा था। हमारे घर में ऐसा मानते हैं कि आटा पराते से बाहर जा छिटके तो कोई मेहमान आता है। विजय भैया और चाचा तब नाश्ता कर रहे थे। माँ, तुम्हारा आटा छिटका, देखो आज कौन आता है। ये दोनों बातें साथ साथ हुई थी। रसोई में मेरा प्रवेश करना और चाची का आटा छिटकना। जी सदके, मेहमान क्यों, आज तो मेरी बहुरानी प्रीति आई है। आजा मेरी बच्ची। अक्सर ऐसा होता है ना, कभी कभी जब हम स्वयं नहीं जानते कि हम कितने उदास हो चुके हैं। मायका दूर था, घर में करने वाली मैं अकेली औरत, पापा और मेरे पति। अजय के जाने के बाद घर में अकेली घुटती रहती थी, या ज़रा ज़रा बात के लिए अपनी नंदों को फ़ोन करती। शायद पापा को उस दिन पहली बार मेरी समस्या का ख्याल आया था और चाची ने बाहें फैलाकर जो उस पल छाती से लगाया, तो वह स्नेही स्पर्श मैं आज तक भूली नहीं हूँ। रोने लगी थी मैं शायद उस पल कि मेरी उदासी इतनी प्रभावित थी कि सब भीग भीग से गए थे। पापा आके पहुँच चले गए थे। विजय भैया ने मेरा सिर थपका दिया था। हम हैं ना भाभी, रोइए मत, चुप हो जाइए। वह दिन और आज का दिन, चाची से ऐसा प्यार मिला कि अपना मायका ही भूल गई मैं। चाची मेरी सखी भी बन गई और मेरी माँ भी। मेरे दोनों बेटे के जन्म पर चाची ने ही मुझे संभाला। विजय भैया की शादी में चाची ने हर जिम्मेदारी मुझ पर डाल रखी थी। निशा के गहनों में, चूड़ियों में, गले के हार में, कपड़ों में, सूट साड़ियों से लाल स्वेटरों तक चाची ने मेरी ही राय को प्राथमिकता दी थी। निशा भी हिली मिली सी लगी। आते ही मुझसे प्यार समझ लिया उसने भी। लगभग 8 साल हो गए हैं निशा की शादी को और 10 साल मुझे इस घर में आए हुए। बहुत अच्छी निभ रही है। हम में एक उचित दूरी है, संतुलन रखकर हमारा रिश्ता बड़ा अच्छा चल रहा है। निशा के माथे पर जरा सा बल पड़े समझ जाती हूँ मैं। चाची, आप थोड़ा थोड़ा अपना हाथ खींचना शुरू कर दीजिए ना, उसे उसी के तरीके से करने दीजिए। अब आपकी जिम्मेदारी खत्म हो चुकी है। ज़रा देखिए हम कैसे कैसे सब करती है। कहीं कोई परेशानी आएंगी तो पूछ लेंगे ना। मैं बेकार हो जाऊंगी तब। हाथ पैर ही नहीं चलाए तो आज ही जंग लग जाएगा। जंग कैसे लगेगा? सुबह उठकर चाचा जी के साथ सैर करने जाइए, रसोई के अंदर ज़रा कम जाइए, बाहर से मदद कर दीजिए, सब्जी काट दीजिए, सलाद काट दीजिए, सूखे कपड़े तह करके अलग अलग रख दीजिए। कितने ही हल्के फुल्के काम है। ज़रा ज़रा अपने अधिकार कम करना शुरू कर दीजिए। तुझे क्या लगता है कि मैं अनावश्यक अधिकार जमाती हूँ? निशा ने कुछ कहा है क्या? नहीं चाची, उसने क्या कहना है, मैं ही समझा रही हूँ आपको। अब आप चिंता मुक्त होकर जीना शुरू कर दीजिए। सुबह सुबह उठ नहा धोकर रसोई में जाने की अब आपको क्या ज़रूरत है? फिर आपके जोड़े भी दुखते हैं। ऐसा कौन सा बारात का खाना बनाना होता है? 10 बजे तक सारे काम निपटा देना आपकी कोई ज़रूरत तो नहीं है ना। 7 बजे उठकर भी नाश्ता बन सकता है। दोपहर का तो 2 बजे चाहिए। इतनी हाय तौबा सुबह सुबह किस लिए? अपने वक्त किया ना आपने, अब निशा का वक्त शुरू हुआ है तो करने दीजिए उसे। रिटायर हो जाइए अब आप। चाची चुपचाप सुनती रही। मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं यह मेरी अनावश्यक सुलह ही प्रमाणित न हो जाए। कहीं निशा यह न समझ ले कि मैं ही सास बहू में दुख पैदा कर रही हूँ। सच तो यह है कि सास कभी कभी बिना वजह अपनी हड्डियाँ तोड़ती रहती है, जो बेटे की गृहस्थी में योगदान नहीं बनता बल्कि एक अनचाहा बोझ बन जाता है। अब माँ ने कर ही दिया है तो ठीक है, यूँ ही सही। मैंने तो सोचा था आज कोफ्ते बनाऊंगी। माँ ने सुबह सुबह उठकर दाल चढ़ा दी। हम सोच रहे थे कि इस इतवार नहीं पिक्चर देखने जाएंगे,
पर माँ ने मामी जी को खाने पर बुला लिया। जोड़ों का दर्द है, माँ को तो सुबह सुबह क्यों उठ जाती है। सारा दिन खाली ही तो रहते हैं हम, इतनी मारधाड़ भी किस लिए। निशा का स्वर कई बार कानों में पड़ जाता है, जिस कारण मुझे चिंता भी होने लगती है। चाची का ममत्व अनचाहा न बन जाए। वे तो सदा से ही इसी तरह करती आ रही है ना, सो आज भी करती है। उन्हें लगता है कि वे बहू की सहायता कर रही है, जबकि बहू को सहायता चाहिए ही नहीं। अक्सर यह भी देखने में आता है कि बहू नकारा होती है, बस सास के अनुचित सेवादान से नकार हो जाती है। जाहिर सी बात है, जिस तरह एक म्यान में दो तलवारें नहीं समा सकती, उसी तरह दो मंजे हुए कलाकार, दो बहुत समझदार लोग, दो कमाल के रसोई एक ही साथ काम नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ही परफेक्ट है, दोनों ही संपूर्ण है। रात भर मुझे नींद नहीं आई। पता नहीं सुबह क्या दृश्य मिलेगा। सुबह 6 बजे उठी तो देखा सामने चाची की रसोई में अंधेरा था। कहीं चाची बीमार तो नहीं हो गई। वे तो 6 बजे तक नहाकर सब्जियां भी चढ़ा चुकी होती है। कहीं मेरी ही कई बात उन्हें बुरी तो नहीं लग गई, जो कुछ मन पर ले लिया हो। लपक कर चाची का दरवाज़ा खटखटा लिया। आ जाओ बेटी, दरवाज़ा खुला है, चाचा का स्वर था। भीतर जाकर देखा तो नया ही रंग नज़र आया। चाची रज़ाई में बैठी आराम से अखबार पढ़ रही थी। मेज पर चाय के खाली कप पड़े थे। मेरी तरफ देखा चाची ने, एक प्यारी सी हंसी आ गई उनके होठों पर। चाची आप ठीक तो है ना? मैंने पूछा। यह तो मैं भी पूछ रहा हूँ। कह रही है कि आज से मैं रिटायर हो गई हूँ। रात को ही इसने निशा को समझा दिया कि सुबह से वह रसोई में जाएंगी, मैं नहीं। पता नहीं इसे एकाएक क्या सूझा है। मैं समझाता रहा, मेरी तो सुन ही नहीं रही। आज अचानक से इसमें इतना परिवर्तन। चाचा अपने ऐनक उतार स्नानागार में चले गए और मैं मंत्र मुग्ध सी चाची को एक और प्यारा सा रूप देखती रही।